हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के फार्मूला रिवीजन सीरीज का। ठीक ना। हमने यहाँ पर सब के सब फार्मूले लिख दिए हैं। आपको क्या करना है, साथ ही साथ आप पेन लेके बैठे रहिए, कॉपी, ठीक ना, उसमें लिखते रहिए हर एक फार्मूला। ठीक है ना। आपका भी ऐसे बन जाएगा, 20 मिनट लगेगा मैक्सिमम। 20 मिनट के अंदर आपका पूरा फार्मूला रिवाइज हो जाएगा एकदम अच्छे से। ठीक ना। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक ना। पहला हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, इसको हम लोग बायोट सेवर्ट लॉ भी कहते हैं। ठीक है ना। बायोट सेवर्ट लॉ। इसमें देखिए हमने एक करंट कैरिंग वायर लिया, इसमें कोई करंट बह रहा है, इसका छोटा सा लेंथ लेंगे, डीएल लेंगे, इसको बोलेंगे डीएल वेक्टर। और डीएल वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है करंट के डायरेक्शन होता है, जिधर करंट के डायरेक्शन रहेगा उधर डीएल वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा। अब इस वायर से वेक्टर r दूरी पर कोई पॉइंट P है, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक ना। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है, यहाँ पर जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक ना, डीवी, उसको लिख सकते हैं डीवी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक ना। ये डीवी वेक्टर जो लिखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा वेक्टर क्वांटिटी है, राइट हैंड थंब रूल से उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। देखिए क्रॉस अंदर जा रहा है, ठीक ना, करंट ऐसे बार क्रॉस अंदर, तो क्रॉस दिखाया गया है। ठीक ना। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है प्लेन ऑफ द पेपर के इनवर्ड है, अंदर, अगर इधर देखते तो आउटवर्ड आता है। ठीक ना। राइट हैंड थंब रूल हम पढ़े थे। ठीक ना। अब देखिएगा, अगर पूरा बी वेक्टर निकालना चाहते हैं तो हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डीबी वेक्टर था, तनी 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 इंटीग्रेट करिए पूरा आ जाएगा। तो जो बी वेक्टर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटीग्रेशन का निशान डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। नहीं, अगर सिर्फ और सिर्फ आप इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं, डीबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पर जो म्यू नॉट है यूज किया गया है, इसका नाम होता है परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस आर वैक्यूम। परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस आर वैक्यूम, पहला चैप्टर जब पढ़े थे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, उसमें एप्सिलॉन नॉट यूज करते थे, उसका नाम था परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस आर वैक्यूम। यहाँ है परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस आर वैक्यूम। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हो जाएगा 10 रेज़ की पावर -7 टेस्ला है। टी मतलब टेस्ला मीटर बटे एम्पियर है। ठीक ना। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला यूज कर रहे हैं, टेस्ला मीटर बटे एम्पियर है। अब देखिएगा यहाँ साइन थीटा आया, अगर एंगल 0 डिग्री हो जाए, ठीक ना, या 180 डिग्री हो जाए, ठीक है, साइन का वैल्यू 0 होता है तो डीवी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 0, है ना। और अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, मैक्सिमम होता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो मैक्सिमम आएगा, है ना। ये यहाँ से बायोट सेवर्ट लॉ को आप अच्छे से कर दीजिए, फार्मूला याद कर लीजिए वेक्टर नोटेशन वाला, dv वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, स्केलर नोटेशन वाला भी। और जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टेस्ला याद रखिएगा, ठीक ना। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू है 10 रेज़ की पावर -7 टेस्ला मीटर बटे एम्पियर, ये एग्जाम में दिया रहता है मैक्सिमम बार, है ना। ये चलिए अब इसी का एप्लीकेशन देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, ठीक ना, सर्कुलर करंट लूप के एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। देखिए हमारे पास एक सर्कुलर करंट लूप है, यहाँ पर बनाया गया है, इसके सेंटर से x दूरी पर, इसके सेंटर से x दूरी पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक ना, इस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से, ठीक ना। तो जो इसका फार्मूला आता है, इसका जो रेडियस है सर्कुलर लूप को कैपिटल R माना गया है, और इसके सेंटर से x दूरी पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते थे। जो फार्मूला आएगा बी वेक्टर x डायरेक्शन में। देखिए अगर आपका प्लेन ऐसे रखा गया है, ठीक ना, मान लीजिए कौन सा हो जाएगा, yz प्लेन में रखा गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड x में आएगा, है ना। ये ऐसे जब पूरा आपके पास करंट ऐसे घूम रहा है, ऐसे जाएगा, या ऐसे घूम रहा है ऐसे आएगा, है ना। ये इसीलिए लिखा गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आई कैप, आई कैप मतलब x डायरेक्शन में आएगा मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपका प्लेन yz में रखा है तब, ठीक ना।
इसको आपको याद रखना है, ठीक ना। जेईई में कई बार इससे क्वेश्चन डायरेक्ट मिल चुके हैं आपको। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक ना। अगर इसमें जो लूप माने कई टर्न मान दिए हैं, ठीक ना, तो लिखा गया है इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न, कई टर्न है, जो बी वेक्टर हो जाएगा म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न, कितना टर्न माने। अब देखिएगा ये जो सर्कुलर लूप है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो देखिए इधर से जब आप आएंगे जब सेंटर पे आ जाएंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 0 है। जो x है क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि क्या x कहां से डिस्टेंस है? सेंटर से डिस्टेंस है। जब आप सेंटर पे आ जाएंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 0, और जब x का वैल्यू आप इसमें 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखिए 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 पावर 2 पावर कट जाएगा, r क्यूब हो जाएगा, r स्क्वायर से r क्यूब कटेगा, नीचे बस r बचेगा। यानी आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप व्हेन x बराबर 0, तब b नॉट इसको लिख दिया गया म्यू नॉट ni अपॉन 2r, म्यू नॉट ni अपॉन 2r आई कर, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में इससे बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं, पिछले सालों में देखेंगे तो इससे बहुत आए हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप आपको एकदम याद होना चाहिए, म्यू नॉट ni अपॉन 2r। अब टर्म भी जानते रहिए, म्यू नॉट क्या है? वही परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस ऑफ वैक्यूम, n क्या है? नंबर ऑफ टर्न, के फिर आने हैं, ठीक है। आई हो करंट, उसमें कितना करंट बढ़ा, आर उसका रेडियस है, सर्कुलर करंट लूप का रेडियस है, ठीक ना। इसको जरूर याद रखिएगा, म्यू नॉट ni अपॉन 2r, ठीक ना। चलिए अब आगे बात करते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। किसका बात करें? एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इसका जो स्टेटमेंट है आपको याद होना चाहिए, एक क्लोज इंटीग्रेशन है, क्लोज इंटीग्रेशन है वेक्टर b डॉट dl, वेक्टर b डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट इनसाइड, आई नेट इनसाइड। आप गॉस लॉ पढ़े थे, गॉस लॉ की तरह ही आपको दिख रहा होगा, पहला चैप्टर में याद करिए, है नहीं? तो जो गॉस लॉ में था वेक्टर e डॉट da था, अंदर कितना चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, ठीक ना। इसको देखिए कैसे हम बोल रहे हैं, dl को बोलते हैं लाइन, dl लेंथ जोड़ रहा है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम टाइम्स वाले गुणा है, प्रोडक्ट कर रहे हैं, नेट करंट इनसाइड द एम्पीरियल लूप, नेट करंट इनसाइड द एम्पीरियल लूप। एक इमेजिनरी लूप बनाएंगे जिसको हम लोग एम्पीरियल लूप बोला करेंगे, है ना। एक बार और स्टेटमेंट सुनिएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट इनसाइड द एम्पीरियल लूप। इस तरह से आप बोल के इसका स्टेटमेंट कंप्लीट कर लीजिए, ठीक ना। अब देखिए इसी के एप्लीकेशन पे एम्पियर सर्किटल लॉ से हमारे सिलेबस में 3 चीजें हैं बोर्ड वाले सिलेबस में, ठीक ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। आपके पास ऐसे एक वायर है स्ट्रेट इनफाइनाइट, काफी बड़ा है, तो उसकी वजह से हमको यहां से r दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम एक ऐसे एम्पीरियल लूप लेंगे जो कि सर्कुलर इन द शेप होगा, सिमेट्री से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आएगा वही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सब जगह है, क्योंकि दूरी बराबर है तो इस वायर से सिमेट्री को इस मैग्नेटिक फील्ड बराबर आएगा। और आप हल्का से इसको डिराइव करेंगे, देखिए b कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर निकाल दीजिए, dl जब जोड़ेंगे पूरा सर्कुलर शेप है 2 पाई r आ जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट और इतना आ रहा है i। जो 2 पाई r इधर आ रहा है तो उसको डिवाइड कर देंगे, म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। बहुत आसान डेरिवेशन है, जरूर देख के जाइएगा एग्जाम में, है ना। ये तो b का वैल्यू आ गया म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। यहां से आप क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे होंगे करंट जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा, और दूरी जितना आप बढ़ा देंगे इस वायर से जितना ज्यादा दूर पे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा। इनवर्सली रिलेशन है, b जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। इसका अगर कर्व बनाएंगे, है ना, इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर रेडियस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का बनेगा। क्लास में सब आपसे करवाया गया है, ठीक है ना, अच्छे से देख के जाइएगा। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड बोलिए, इनफाइनाइट सोलेनॉइड बोलिए, इसमें जो होता है लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड मस्ट बी ग्रेटर देन वेरी हाई देन इट्स रेडियस।
इट्स रेडियस, बहुत पतली रेडियस में ऐसे ऐसे बांधना होगा, काफी बड़ा। इसको हम जाके बोलेंगे लॉन्ग सोलेनॉइड या इनफाइनाइट सोलेनॉइड, ठीक ना। देखिए यहाँ पर इसका सेक्शनल व्यू दिखाया गया काट के, ठीक ना। ऐसे ऐसे करंट इसमें घूम रहा होगा, इधर से करंट निकल रहा होगा, इधर से घुस रहा होगा, ठीक ना। डेरिवेशन जरूर देख के जाइएगा, एम्पियर सर्किट लॉ पूछेगा आपसे, उसी में ये भी पूछ लेगा इसका एप्लीकेशन सोलेनॉइड से, ठीक ना। इसको एकदम अच्छे से करके जाना है, ठीक है। अभी के लिए हम लोग फार्मूला बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए रेक्टेंगुलर लूप लिया गया था, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, अब इस वाले लेंथ से 0 आएगा, इस वाले लेंथ से भी 0 आ जाएगा, और इस बाहर वाले से 0 आ जाएगा। इसका और इसका 0 आने का जो रीजन है, आप देख रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म होती है ऐसे है, और जो लेंथ लिए गए ऐसे लिया गया, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, और cos 90 लिखेंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एम्पियर सर्किट लॉ से देखिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जो क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे वेक्टर b डॉट dl 0 आएगा, इसका 0 आएगा, और आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड हम लोग 0 एज्यूम किए हैं, तो उसकी वजह से वहां 0 हो जाएगा, बस इस वायर की वजह से आएगा। इस वायर की वजह से जो आएगा वो जाकर देखिएगा ध्यान से, b * l इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट इनसाइड। अब सोलेनॉइड में कई फेरा होता है ऐसे, और हर फेरा में आई करंट बह रहा है, और अगर n फेरा है तो n आई करंट हो जाएगा। कितना करंट हो जाएगा? n आई, और n आई तो देखिए ये हो जाएगा b इक्वल टू देखिएगा ध्यान से म्यू नॉट n आई, और यहाँ l था, l को डिवाइड कर देंगे तो कैपिटल n बटा l को स्मॉल n रख दिया गया होगा, है ना। ये तो यही हो गया b इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n आई। स्मॉल n को कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो स्मॉल n है कैपिटल n बाय l है। कैपिटल n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न, L is the length of the solenoid, है ना। स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बहुत आसान डेरिवेशन है ना। एम्पियर सर्किट लॉ से हो रहा, कई के जरूर जाइएगा, है ना। ये 5 मिनट दिमाग लगा देंगे तो ये डेरिवेशन आपसे हो जाएगा, ठीक ना। तो हो गया। इस फार्मूले को अभी के लिए याद रखेंगे, b इक्वल टू म्यू नॉट n आई, और ये भी याद रखेंगे ये हमेशा वैलिड नहीं है ना। ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड या लॉन्ग सोलेनॉइड रहेगा तभी लगा पाएंगे, नहीं तो साइड में अलग मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, देखे होंगे डेरिवेशन में, है ना। ये चलिए आगे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल टोरॉइड, ठीक ना। ये हमारे पास सोलेनॉइड था। अब देखिए सोलेनॉइड में क्या था, ऐसे 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 पूरा बाइंडिंग इतना लेंथ तक था, है ना। अब दोनों एंड को ऐसे जोड़ दीजिए, ऐसे दोनों एंड को जोड़ दीजिए, सर्किल बन जाएगा, सर्कुलर सेक्शन का आ जाएगा, है ना। ये जो सर्कुलर सेक्शन का तैयार हुआ स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग टोरॉइड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? टोरॉइड। और इसके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो सेम आता है ना, सेम है। b इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल n आई अपॉन 2 पाई r, है ना। अब ये देखिए जो कैपिटल n अपॉन 2 पाई r है, इसको हम लोग स्मॉल n से रिप्लेस कर दे रहे हैं। फार्मूला याद करने में आसानी होगा, है ना, अलग अलग नहीं याद करना पड़ेगा। तो b इक्वल टू आ गया म्यू नॉट स्मॉल n आई, b इक्वल टू आ गया म्यू नॉट स्मॉल n आई। अब यहाँ जो स्मॉल n यूज किया गया है, इसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। स्मॉल n क्या है? कैपिटल n अपॉन 2 पाई r, और कैपिटल n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और देखिए 2 पाई r को बोलते हैं यूरेज पेरीमीटर ऑफ द टोरॉइड। यूरेज लेना है, पेरीमीटर जो निकाल रहे हैं, अलग अलग रेडियस, इंटरनल रेडियस और आउटर रेडियस, है ना। इनर रेडियस और आउटर रेडियस को जोड़ के उसका आधा करके यहाँ r भरा जाता है ना। इसीलिए लिखा गया है यूरेज पेरीमीटर ऑफ द टोरॉइड। इस तरह से आप इसका बात करेंगे, ठीक ना। तो हमारे बोर्ड के जो सिलेबस में है, बायोट सेवन लॉ हो गया, इसका एप्लीकेशन हो गया, सर्कुलर करंट लूप हो गया, एम्पियर सर्किट लॉ हमने पढ़ दिया, उसका 3 एप्लीकेशन पढ़ दिया, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, देखिएगा भैया, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा ना तो उस पर फोर्स लगेगा। चार्ज पार्टिकल, हाँ चार्ज पार्टिकल, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, अल्फा पार्टिकल हुआ, है ना। ये इस तरह के जो पार्टिकल हैं, जो चार्ज पार्टिकल हैं, अगर उनको यूनिफॉर्म या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड उसमें थ्रो कर देंगे तो उसमें फोर्स लगेगा। जो उसका फार्मूला हमारे पास, फोर्स का फार्मूला Q वेक्टर V क्रॉस V, है ना। फोर्स का जो फार्मूला मैग्नेटिक फोर्स आने मूविंग चार्ज, वो वर्ड देखिएगा भैया, मूविंग है, जब मूव करेगा तब लगेगा फोर्स। Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V। अभी जानिएगा कोड है क्या? Q है चार्ज, है ना, कितना चार्ज, V है उसका वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी। V क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इसका आप मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आप जानते हैं साइन थीटा आता है, तो QVB साइन थीटा हो जाएगा। एक बार और, Q क्या है? चार्ज पार्टिकल, चार्ज उसका, V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा एंगल, किसके बीच का एंगल है?
साइन थीटा जो है वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है साइन थीटा। अभी आप बताइए कि जो मैग्नेटिक फोर्स है कब कब जीरो हो सकता है, ये मैग्नेटिक फोर्स कब कब जीरो हो सकता है। देखिए मान लीजिए आपने जहां फेंका हुआ मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, आप फेंक रहे इधर, तो उस पर फोर्स लगेगा क्या, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, है ना। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो उसमें कोई मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा। अब देखिए Q बराबर जीरो, यानी जो आप पार्टिकल फेंके हैं वो चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, आपने न्यूट्रल पार्टिकल फेंक दिया मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए है लेकिन आपने पार्टिकल जो फेंका न्यूट्रल फेंक दिया, तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा। अब देखिए वेलोसिटी उसका जीरो हो जाए, वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, है ना, चार्ज पार्टिकल भी आपने लिया और उसको ले जाकर धीरे से वहां रख दिए, ले जाकर धीरे से रख दिए, उसको कोई वेलोसिटी नहीं दी है। अगर आप उसको वेलोसिटी नहीं देंगे तो उस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा मैग्नेटिक वाला। यहाँ जो फोर्स कर रहे हैं बार बार उसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक ना। और अगर एंगल आपके पास 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, आप जानते हैं साइन 0 का वैल्यू 0 और साइन 180 का वैल्यू भी 0 है ना, तब भी उस पर मैग्नेटिक फोर्स कोई काम नहीं करेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले क्यू वी साइन थीटा याद रखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज जो है क्यू वी साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा मैक्सिमम 1 हो सकता है, यानी कि जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स है मूविंग चार्ज पे हो सकता है क्यू वी बी, क्या हो सकता है क्यू वी बी, है ना, इस बात को जरूर याद रखेंगे। अब देखिएगा हमारे पास यहाँ से कंक्लूजन ये है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ना, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो जो तीसरा वेक्टर आता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर आता है, यानी कि जो फोर्स वेक्टर है परपेंडिकुलर टू है वेलोसिटी वेक्टर के, और जो फोर्स वेक्टर है परपेंडिकुलर टू है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का, इसका जरूर ध्यान रखेंगे। तो देखिए हम लोग पढ़े थे पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहे हैं, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब देखिए फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ जाएगा पावर 0। अगर पावर 0 है इसका मतलब वर्क 0 है। मैग्नेटिक जो फोर्स है कोई भी वर्क डन नहीं कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जो है कोई भी वर्क डन नहीं कर रहा, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, ठीक है, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। इस चीज का भी जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यूनिट की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। ये देखिए फोर्स का यूनिट है न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, चार्ज का यूनिट है कूलाम, चार्ज का यूनिट है कूलाम, और है वेलोसिटी इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर यूनिट यहां से निकालेंगे तो देखिएगा ध्यान से न्यूटन है, तो आपके पास कूलाम है, तो मीटर पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड हो जाएगा एम्पियर, यानी एम्पियर इनटू मीटर है बन गया पूरा। तो इसको नीचे ला देंगे तो हो जाएगा 1 टेस्ला, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका यूनिट बन गया न्यूटन बटे एम्पियर इनटू मीटर, क्या बन गया न्यूटन है, न्यूटन और नीचे जाएगा बटे एम्पियर इनटू मीटर, इसी को हम लोग बोले थे टेस्ला। जो है लगातार डायरेक्ट टेस्ला यूज कर दिए थे वो यहीं से आ रहा है ना, जो टेस्ला यूज किए हैं यहीं से आया, यानी 1 टेस्ला बराबर आ गया 1 न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर। इस चीज का भी बहुत बारीकी से आप ध्यान रखिएगा, डायमेंशन सबको लिखने आना चाहिए, है ना, यूनिट डायमेंशन सबका अच्छे से तैयार करेंगे। अब आगे बात करते हैं लॉरेंज फोर्स का, ठीक है। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, मान लीजिए किसी भी रीजन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवेलेबल है, मैग्नेटिक फील्ड भी अवेलेबल है, वहां पर आपने चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर दिया किसी भी एंगल पे कैसे भी, ठीक है, तो उस पर दोनों फोर्स काम करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी काम करेगा, और जो इनका सम है उसी का नाम रख दिया गया लॉरेंज फोर्स, है ना। किसी भी पॉइंट पे जहां मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है और चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर दिया तो उस पर दोनों फोर्स काम कर रहे हैं, उनका जो सम है उसको हम लोग लॉरेंज फोर्स कर रहे हैं। वेक्टर F इक्वल टू Q है, वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस V, इस जान ही रहे होंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, Q इनटू E है, और मैग्नेटिक फोर्स देख रहे हैं Q वेक्टर V क्रॉस V है, तो हमने Q बाहर ले लिया तो वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V ऐसे बन जाएगा ब्रैकेट में, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस सेक्शन से बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं, पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को हम लोग थ्रो करेंगे डिफरेंट एंगल पे, उसका पाथ ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमने एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से इसके पैरेलल फेंकते हैं या इसके एंटी पैरेलल फेंकते हैं। वेलोसिटी कहां पर है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर दीजिए, एंटी पैरेलल कर दीजिए। तो देखिएगा ध्यान से v थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री है ना ये। तो देखिए यहाँ जब 0 डिग्री भरेंगे इस फार्मूले में या 180 डिग्री भरेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा 0, यानी कि कोई भी मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा, यानी कि चार्ज पार्टिकल को थ्रो किए तो सीधा निकल जाएगा स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी पाथ कैसे हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ हो जाएगा।
यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चार्ज पार्टिकल को फेंक दिए या एंटी पैरेलल फेंक दिए तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 180 का वैल्यू 0, इसलिए उसमें मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा 0। इस चीज को जरूर याद रखिएगा, ठीक ना। अब आइए बात करते हैं केस 2 का। विन थीटा बराबर 90 डिग्री, अब 90 डिग्री पे फेंकेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, आप नीचे से फेंक दे या इधर से फेंक दे तो क्या होगा, इसमें से घूम जाएगा, सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा। इसका हम लोग डेरिवेशन भी किए थे एकदम अच्छे से, एक बार देख लीजिएगा आज, ठीक है ना। जैसे सर्कुलर पाथ में घूम गया है तो कोई चीज अगर सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की आप बात करते हैं, ठीक ना। या सर्कुलर पाथ में घूम गया है तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स उस पे लगा है उसी से सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया है। अभी दोनों बराबर होने चाहिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हम लोग यहाँ यूज करें mv²/r, क्या यूज किए mv²/r, और जो मैग्नेटिक फोर्स 90 डिग्री एंगल है, देखिए जब 90 बनेगा तो क्या आएगा था, sin 90 का वैल्यू हो जाता है qvb, क्या हो गया qvb। अब देखिए यहाँ से एक v से v काट दीजिए तो यहाँ से अगर r निकालेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ कितना बड़ा रेडियस में घूमा है तो देखिएगा r इधर फेंक दीजिए और इसको यहाँ नीचे लाइए तो r बराबर आ जाएगा mv/qb, mv अपन qb, m है मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल फेंके थे, v उसका वेलोसिटी है या q उसका चार्ज हो गया है ना, b है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अब देखिए मास पूरे वेलोसिटी को कहते हैं मोमेंटम, क्या कहते हैं मोमेंटम, इसको p लिख दिया, p मतलब मोमेंटम, p/qb ऐसे लिख सकते हैं, सही बात। अब देखिए मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन आपको पता है, ठीक है ना। मोमेंटम जो आपके पास p बराबर √2 km लिख सकते हैं अपान qb, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन दिया है ना। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का वोल्टेज से रिलेशन है, पोटेंशियल से रिलेशन है, ठीक है ना। पहला चैप्टर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा गया था तो वहां बताया गया था आपको पोटेंशियल इक्वल टू आपका पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टेक चार्ज है, ठीक है ना। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर एक्सेलरेट कराते हैं तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, यहां लिख के दिखाया भी गया आपको। अभी हम थोड़ा सा इस पे आ जाए, पहले आपको बता दें फिर इस पे आते हैं, ठीक है ना। देखिए वेयर p क्या आपके पास मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, क्या मोमेंटम जो यहाँ p यूज किया मोमेंटम, इसको मास गुणे वेलोसिटी से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो लिखा गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है, इसका फार्मूला पढ़े आप हाफ mv² या p²/2m में लिख सकते हैं। p हमारे पास मोमेंटम है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ p बराबर √2 km, k मतलब काइनेटिक एनर्जी से रिप्रेजेंट किया गया, m मतलब मास है जो चार्ज पार्टिकल यूज कर रहे हैं, तो p बराबर √2m के, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था √2m के। देखिए आगे पढ़िए, इफ द चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, यदि चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट करे है बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट से इट एक्वायर्स काइनेटिक एनर्जी गिवन बाय k = q * v। पहला चैप्टर से अगर आप लिंक कर पाए पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टेक चार्ज था, तो वही पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो वहां से देखिए पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टेक चार्ज, यानी पोटेंशियल यानी वोल्टेज गुणे चार्ज, वही आपका एनर्जी बन जाएगा। तो वही यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, देखिएगा काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने चार्ज गुणे वोल्टेज लिख दिया है। जो बड़ा v यूज किया ना एक वोल्टेज है, ध्यान रखिएगा, और जो छोटा वाला v है ये आपके पास वेलोसिटी है या स्पीड बोल सकते हैं। यहाँ पर एक वोल्टेज है, इसका यूनिट वोल्ट हो जाएगा और इसका वेलोसिटी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इस चीजों का ध्यान रखना है, ठीक ना। तो देखिएगा ये हो जाएगा, यहाँ से ये सब फार्मूला पे याद रखिएगा, एकदम मस्ट याद रखना, ठीक ना। r बराबर mv/qb इक्वल टू p/qb इक्वल टू √2 km/qb इक्वल टू √2 qvm/qb, और v जो क्या है वोल्टेज पोटेंशियल है, ठीक ना। चलिए अब टाइम पीरियड की बात करते हैं। ऐसे सर्किल में घूम रहा है, स्पीड है तो आप बेसिक्स एकदम जाइए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड भी मानिए डिस्टेंस, सर्किल में एक पाथ है घूमा तो डिस्टेंस हो जाएगा 2πr, जो टाइम लगेगा एक चक्कर में उसी का नाम होता है टाइम पीरियड, उसी का नाम होता है टाइम पीरियड। तो t इक्वल टू 2πr/v लिख सकते हैं आराम से एकदम, t इक्वल टू 2πr/v, और r का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ पर r का वैल्यू mv/qb, r का वैल्यू देखिए mv/qb जो रखेंगे तो v नीचे भी है v ऊपर भी आ रहा, कट जाएगा, यानी जो टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया 2πm/qb। आप देख रहे हैं v से v कट गया, यानी वेलोसिटी पे कट गया, यानी जो टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। टाइम पीरियड आपके सर्कुलर पाथ जो आया t बराबर 2πr/v लिखे थे, आगे 2πm/qb, इसको याद रखना। हो सके तो याद रखिए या बेसिक से एकदम जाइए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से करिए, 2 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा, 1 मिनट के अंदर आप निकाल लेंगे। देखिए एंगुलर स्पीड, अब बात करते हैं एंगुलर स्पीड ओमेगा,
ये होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, 2 पाई बाई कैपिटल टी। अब देखिए यही से सब्स्टिट्यूट करिए, कैपिटल टी का वैल्यू है पूरा, सॉल्व करेंगे बी क्यू बटे एम आ जाएगा। बी मैग्नेटिक फील्ड, क्यू चार्ज है और एम उसका मास है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड है, इसी को उल्टा कर देंगे ना, यानी क्यू बी बटे 2 पाई एम। अब हाईलाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, देखिए लिखा गया टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी या स्पीड, ऐसे बोल सकते हैं। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो एक्सप्रेशन आया है इसमें कहीं वेलोसिटी नहीं आ रहा, रेडियस में वेलोसिटी आ रहा था लेकिन इसमें फार्मूला में देखिए वेलोसिटी नहीं आ रहा, यानी ये सब इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे आ रखा है, ठीक है। अब देखिए जो रेडियस था, रेडियस जो आर है प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, देखिए रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी कि जितना तगड़ा फेंकेंगे, जितना तेज फेंकेंगे, स्पीड जितना ज्यादा देंगे, वेलोसिटी ज्यादा, तो रेडियस ज्यादा बड़े पाथ पे घूमेगा, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड रहेगा सेम रहेगा, क्योंकि टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब एक और वर्ड है आपके पास जिसका नाम है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज बटे मास का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, याद रखिएगा काम आता है, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज बटा मास, क्यू बटा एम का जो रेशियो है इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। अब देखिए केस थर्ड में आइए, जब हमारे पास एंगल थीटा न 0 डिग्री है, न 180 डिग्री है, न 90 डिग्री, इसके अलावा कुछ भी है, न 0 डिग्री होना चाहिए, न 180 डिग्री होना चाहिए, न 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि दोनों हमने यहाँ कवर कर लिया। इसके बाद कुछ भी एंगल रहेगा, देखिए ऐसे हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें पार्टिकल को किसी जनरल एंगल पे फेंक दिया, जनरल एंगल पे, तीनों को छोड़ के, ठीक है। देखिए इस डायरेक्शन में से वेलोसिटी है, इसका दो कंपोनेंट पहले तोड़िए, एक इधर ले लेंगे, हाई देखिए हाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया, हाई वेलोसिटी हो गया, इनके बीच एंगल थीटा मान लिए, है ना। अब आपका जो वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसका इधर कंपोनेंट लेंगे, cos थीटा आ जाएगा, यानी v cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में आ जाएगा v sin थीटा, और जो v cos थीटा इसको बोल रहे हैं हम लोग v पैरेलल, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में आपके पास वेलोसिटी उसको बोल रहे हैं v पैरेलल इक्वल टू v cos थीटा, और है जो परपेंडिकुलर में इसको v परपेंडिकुलर इक्वल टू v sin थीटा, v cos थीटा v sin थीटा, इस तरह से बात कर लीजिए आप, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो ये वाली जो वेलोसिटी इसको स्ट्रेट लाइन पाथ करवाना चाहती है, स्ट्रेट लाइन पाथ करवाना चाहती है, करे इस आगे चलो, और जो v sin थीटा इसको सर्किल में घुमाना चाहती है, कहाँ घुमाना चाहती है, सर्किल में, ये करे ये आगे चलिए और ये करे सर्किल में घूमिए, तो जो पाथ हो जाएगा ना, ये पार्टिकल आप इधर से देखिए, पार्टिकल सर्किल में घूमेगा आगे भी चलेगा, सर्किल में भी घूमेगा आगे भी चलेगा, सर्किल में भी घूमेगा आगे भी चलेगा, यानी कि जो रिजल्टेंट पाथ बनेगा हेलिक्स हो जाएगा, रिजल्टेंट पाथ क्या हो जाएगा, हेलिक्स, इसी को हम लोग हेलिकल पाथ भी कहते हैं, हेलिक्स बोलेंगे या हेलिकल पाथ कहेंगे, कुछ इस तरह से आपको दिखाया गया, ठीक ना। अब देखिएगा रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, इसको r से लिख रहे हैं, अभी तक जो रेडियस पढ़े थे mb बटा qb था, है नहीं। अब यहाँ पर क्या है, mb sin थीटा अपन qb, क्यों, देखिए sin थीटा हाई है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का, यही तो सर्किल में भैया घुमाना चाहता है, तो सर्कुलर मोशन कराने की जिम्मेदारी v sin थीटा की, यानी यहाँ वेलोसिटी जो बढ़ेंगे v sin थीटा बढ़ेंगे, तो ये वाला फार्मूला जरूर याद रखिए, एकदम जनरल फार्मूला है। रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ आ गया mb sin थीटा बटे qb, या sin 90 डिग्री बढ़ जाए, sin 90 वैल्यू होता है a, तो देखिए ये बन के आ जाएगा, है नहीं, यानी कि मोस्ट जनरलाइज्ड फार्मूला है। या sin 0 डिग्री बढ़ दीजिए, sin 0 वैल्यू होता है 0, sin 180 बढ़िए 0, यानी कि रेडियस में 0 आ रहा है, देखिए रेडियस 0 आने मतलब सर्किल में घूमेगा ही नहीं, यानी इसीलिए तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। या 90 डिग्री बढ़िए तो हाई सब फार्मूला जनरेट होने लगेगा, है ना। अब देखिए जो हमारे पास टाइम पीरियड है इंडिपेंडेंट है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी सब इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी ई वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, सेम फार्मूला आएगा। देखिए t बराबर 2 पाई m बटे qb, आप डिराइव भी कर सकते हैं, t बराबर 2 पाई m बटे qb। यहाँ पर जब हेलिकल पाथ में घूमा हमारा पार्टिकल ऐसे, तो एक वर्ड नया आया, पिच। ये क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इन वन कंप्लीट साइकिल, है ना। ये कंप्लीट साइकिल में देखिए, अच्छा सर्किल में घूम रहा था आगे भी बढ़ रहा था, सर्किल में घूम रहा था आगे भी बढ़ रहा था, है ना। तो ये कंप्लीट साइकिल में, है ना, ये कंप्लीट साइकिल में कितना आगे बढ़ गया है उसी का नाम होता है पिच। तो एक बराबर डेफिनेशन देखेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग मैग्नेटिक फील्ड इन वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में ये कितना आगे बढ़ गया है उसी का नाम होता है पिच, ठीक ना। अब देखिए पिच निकालना बहुत आसान काम है ना। आगे ले जा कौन रहा है, v पैरेलल है, तो सर्किल में घुमाने की जिम्मेदारी है v पैरेलल, v cos थीटा इसको आगे मूव करवाना चाहता है, तो जो आगे मूव करने की जिम्मेदारी है v cos थीटा का। तो आप लिखिए पहले स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड हो जाएगा v पैरेलल वाला, डिस्टेंस जो
मूव किया आगे उसी का नाम है पिच। तो डिस्टेंस की जगह रख दीजिए पिच, और जो एक चक्कर में टाइम लगेगा उसी का नाम है टाइम पीरियड। यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम से अभी डिराइव कर सकते तुरंत। यानी पिच इक्वल टू आ जाएगा v पैरेलल इनटू t। अब v पैरेलल है v cos थीटा, कितना v cos थीटा इनटू t, और t का वैल्यू टाइम t मतलब टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का फार्मूला याद रखिए 2 पाई m बटे qv, 2 पाई m बटे क्यूबी। तो देखिए पिच आ गया आपके पास, ठीक है। हाई इतना बड़ा नहीं याद रखना, बस ये याद रखना स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहीं से लिंक करके यहाँ तक आप आ जाइएगा, ठीक है। और डिफरेंशियल जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आएगा तो पिच जरूर पूछेगा। इसी जनरल एंगल में 60 डिग्री दे देगा, 45 डिग्री दे देगा, थ्रो करवा देगा, रेडियस पूछेगा, टाइम पीरियड पूछ सकता है, पिच पूछ सकता है, या तो रेडियस पूछ ले और सीधा पिच पूछ ले, है ना। तो पिच पूछेगा, टाइम पीरियड का तो यूज हो ही जाएगा, आप समझ ही रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। अब बात करते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर का, ठीक है। वेलोसिटी सेलेक्टर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि डिफरेंट चार्ज पार्टिकल को सेपरेट कर दे रहा है, ठीक है। जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इसको इधर थ्रो करवा देगा, नेगेटिवली उधर थ्रो करवा देगा, है ना। जिसका चार्ज मास है ज्यादा उसको अलग अलग लेवल पे फेंक के अलग अलग सेपरेट करने का टेक्निक है वेलोसिटी सेलेक्टर। इसमें हम लोग दोनों अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। सबको परपेंडिकुलर रख दिया जाता है, यहाँ कहीं दिखाया भी गया है, ठीक है। और ऐसा अरेंजमेंट बनाया जाता है कि उसमें लॉरेंज फोर्स उसका जीरो हो जाए, लॉरेंज फोर्स जीरो हो जाए, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाए। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Q × E और मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB। और देखिए परपेंडिकुलर साइन 90 एक हो ही जाएगा, तो QVB, Q × E बराबर QVB। अब देखिए Q से Q काट दीजिए, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा E = VB, तो यहाँ से V निकालेंगे E/B, है ना, E/B। E आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी आएगा, याद करिए E = BC पढ़ा जाएगा कभी, है ना, या तो आप पढ़े होंगे E = BC। C मतलब स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा, B मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, यहाँ से रिलेशन है ना। अभी के लिए जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड बटा मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन, कई बार इसमें न्यूमेरिकल मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको जरूर देख लीजिएगा अच्छे से। आगे बात करते हैं, आइए मैग्नेटिक फोर्स यानी करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी तक हमने चार्ज पार्टिकल पे बात किया था, इट्स बस चार्ज पार्टिकल, तो उसमें जो फोर्स का फार्मूला Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B है। अब हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स यानी करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई तार का टुकड़ा ही ले लिया तो उसमें बहुत ज्यादा चार्ज पार्टिकल हो गए, तो उस पर हमको टोटल फोर्स देखना है, तो उसका जो फोर्स का फार्मूला है डेरिवेशन जरूर देख के जाइएगा, ठीक है ना, आता रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो F वेक्टर है ना, ऐसे लिखेंगे M मतलब मैग्नेटिक फोर्स, I वेक्टर क्रॉस वेक्टर B, I वेक्टर क्रॉस B, यह आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या लेंथ वेक्टर कहते हैं। और है जो B है मैग्नेटिक फील्ड है, I जो है करंट हो जाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहेंगे तो ILB sin थीटा, कितना ILB sin थीटा, I करंट, L उसका लेंथ हो जाएगा, B मैग्नेटिक फील्ड और sin थीटा एंगल है, थीटा एंगल है किसके बीच में, लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में। ऐसे पूरा बोला करिए, लेंथ वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का, ठीक ना। अगर देखिए हमारा क्लोज लूप है कोई, जैसे वायर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे करंट बहना स्टार्ट हुआ, जा रहा आगे एंड हो गया, है ना। तो क्लोज लूप का फॉर्मेशन करा और करंट अपना पूरा रास्ता कंप्लीट करे, करंट यहाँ चलिए गई फिर वहीं आ जाए, है नहीं। तो लूप भी कंप्लीट हो रहा है, करंट भी अपना क्लोज लूप फॉर्म कर रही है। तो क्लोज इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर करेंगे, डीएल तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा जीरो। यानी कि अगर कोई क्लोज लूप है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, जीरो लगेगा, ठीक ना। ये फार्मूला बहुत मस्त जरूर याद रखिएगा, ILB sin थीटा, ठीक ना। चलिए अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया वेक्टर। ऐसे बोल लीजिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एरिया वेक्टर। और अगर नंबर ऑफ टर्न कई ठिमा दिया तो n को और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वेक्टर m इक्वल टू NIE वेक्टर, ये मतलब एरिया वेक्टर है, मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए NIA क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, I करंट और ये मतलब एरिया, ठीक ना। डायरेक्शन निकालना होगा तो राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेंगे, या जिधर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा उधर मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन हो जाएगा, और राइट हैंड थंब रूल हमको लगाने आता है, लगा के कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक ना। चलिए अब आगे बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसी को बोलना है टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट लूप, टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट लूप। देखिएगा ध्यान से, आपके पास जो यहाँ पर टाउ वेक्टर टार्क है इक्वल टू वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। याद करिए इसका फार्मूला पहला चैप्टर में पढ़े थे, है ना। ये जो हमारे पास डाइपोल था, कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो उसमें टार्क लगा था, याद करिए वेक्टर P क्रॉस C,
पीई साइन थीटा लिखे थे, याद करिए पीई साइन थीटा। पी था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ना, ई इलेक्ट्रिक फील्ड था और साइन थीटा उनके बीच का एंगल था। ऐसे यहाँ पर भी टॉर्क आया बेटा एम क्रॉस बी यानी एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। एम हम क्या बोले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और थीटा है एंगल किसके बीच का, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है ना। अब देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अभी यहीं पढ़े एन आई होता है, एन आई ए, ध्यान रख दीजिए एन आई ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एन आई एम का वैल्यू एन आई रख दीजिए, एन आई ए बी साइन थीटा। अब एक टर्म फिर से जान लीजिए, टोटल नंबर ऑफ टर्न एन, करंट, ये मतलब एरिया कैसा सेक्शन है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है नहीं, ये सब का फार्मूला याद रखेगा। मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, कई बार आ जाता है ऐसे देखे है ना। ये हम सर्किल है पाई आर स्क्वायर, आप समझे रहे वो सब कई लेंगे है ना। बी है मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा एंगल हो जाएगा, या तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बोल देंगे तब वो काम चल जाएगा, क्योंकि जो जिधर एरिया वेक्टर होता है उधर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है, ठीक ना। चलिए अब आगे बात करते हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, यहाँ से 1 एम्पीयर का डिफिनेशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना। हमारे पास दो ऐसे ही तार दिया गया है, ठीक है, उनके बीच में फोर्स देखना कितना फोर्स लग रहा होगा। इसका हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिखे हैं डीएफ अपॉन डीएल। फोर्स हो गया तनिष्क फोर्स बटे तनिष्क लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई आर है। अब ध्यान से देखिएगा, I1 पहले वाले वायर में करंट है, I2 दूसरे वाले वायर में करंट है, और जो R है दोनों के बीच का दूरी है। कई किताबों में D लिखा रहता है, कहीं R लिखा रहता है, तो उससे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, दोनों तार के बीच का दूरी है, रेडियस नहीं है, दोनों तार के बीच का दूरी है। और यल है कितना लेंथ पे आप फोर्स निकालना चाहते हैं नहीं, तो आप अगर एफ है लिखना चाहे, टोटल एफ लिखना चाहे कैसे बोलते हैं, म्यू नॉट I1 I2 यल इधर चल जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 यल अपॉन 2 पाई आर है नहीं। एक तार है दूसर का तार है, तो एक तार की वजह दूसर का तार पे पहले आप क्या निकाल दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड निकाल दीजिए यहाँ से है। देखिए म्यू नॉट I बटे 2 पाई आर और ये फार्मूला रख दीजिए आई एल बी साइन थीटा। एक तारे पे अगर वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दूसरे तारे की वजह से, उस पर फोर्स लगेगा कितना, आई एल बी साइन थीटा। यार थोड़ा साल करिए तुरंत ही बन के आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 बटे 2 पाई आर और आई एल इधर भेज सकते हैं यल है नहीं। अब देखिए पैरेलल वायर अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे दोनों तारों में करंट अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको बोलते हैं पैरेलल वायर, और पैरेलल वायर अट्रैक्ट करते हैं। अगर दोनों तारों में करंट ऐसे सेम ऊपर तो ये अट्रैक्ट करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे, और अगर ऐसे ऊपर के नीचे तो रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे, ठीक ना। यही लिखा गया है पैरेलल करंट अट्रैक्ट ईच अदर और एंटी पैरेलल करंट रिपेल ईच अदर। इसको भी जरूर याद रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा आपके लिए, ठीक ना। अब बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है नहीं। देखिएगा भैया हाई आपके पास न्यूक्लियस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से करंट बन जाएगा है ना। चार्ज फ्लो की रेट को तो करंट कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो करंट बन जाएगा, कुछ वेलोसिटी से घूम रहा है तो करंट बन जाएगा, चले। अगर करंट बन गया अब कुछ रेडियस में घूम रहा होगा सर्किल, तो मैग्नेटिक मोमेंट बना देगा, समझ रहे होंगे। और न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ना दूरी पे से घूम रहा, तो सर्किल नहीं बनेगा का, सर्किल बनेगा तो उसका एरिया आ जाएगा, एरिया है और इलेक्ट्रॉन को घूमने से करंट बन जाएगा, यानी वहाँ मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो जाएगा। तो वही हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर एक यल यूज किया गया, यल जो हमारे पास है उसको बोला गया है एंगुलर मोमेंटम। क्या बोला गया, एंगुलर मोमेंटम। आप बोहर क्वांटाइजेशन रूल पढ़े थे, आप बोहर क्वांटाइजेशन रूल, यल इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। यल है, यल को कहते हैं क्वांटम नंबर, एच आपके पास प्लैंक कांस्टेंट है, यल को बोल एच को बोल रहे हैं प्लैंक कांस्टेंट, 2 पाई तो कांस्टेंट है ही। यम हो गया मैग्नेटिक मोमेंट और यल हो गया एंगुलर मोमेंटम। अब दोनों का रिलेशन जब लेंगे यहाँ से निकाल लीजिएगा आप, डेरिवेशन हम करवाए हैं, ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। यम अपॉन यल करेंगे तो ई अपॉन 2 यम ई, हम ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और यम मतलब इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है। यम बराबर यहाँ से लिखा जाए, देखिए यहाँ से वैल्यू भर देंगे एन एच अपॉन 2 पाई, तो यम आ जाएगा एन एच ई बटे 2 यम ई है नहीं। ऐसे लिख सकते हैं, एन क्वांटम नंबर हो गया, एच प्लैंक कांस्टेंट हो गया है नहीं, ई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, 2 तो कांस्टेंट, एम ई मतलब इलेक्ट्रॉन का मास है नहीं। अब देखिए एन का मिनिमम वैल्यू 1 लिख सकते हैं नहीं, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट अगर मिनिमम निकालना है तो एन का वैल्यू 1 रखिए। और सबसे बड़ी बात देख रहे हैं ना, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ऑब्जेक्टिव कुछ ना रखा है इसमें है नहीं, यानी क्वांटम नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है नहीं। तो मिनिमम वैल्यू जो होती है मैग्नेटिक मोमेंट को, उसका नाम रखा है बोहर मैग्नेट्रॉन। क्या, बोहर मैग्नेट्रॉन। और बोहर जो मैग्नेट्रॉन
आसान है ना, सब वैल्यू आपको पता होता है, सब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हमने प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास सब पता है, तो आएगा 9.27 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर, यहां देख सकते हैं करंट एम्पियर, एरिया मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपके पास आ जाएगा हो, ठीक ना। इसका डेरिवेशन जरूर देखते जाइएगा। अगला बात करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आपके पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होता है एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करती है, छोटी मोटी करंट है मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में, उसको सेंस करके मेजर भी कर सकती है, ठीक ना। अब देखिएगा ये जो बेस्ड होता है इसी प्रिंसिपल में बेस्ड होता है। व्हेन करंट का कॉइल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें टॉर्क लगने लगता है ना, टॉर्क लगेगा तो घूम जाएगा, है ना, घूम जाएगा। इसी कंसेप्ट पे बेस होता है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है, ठीक ना। इसमें आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर का यूज किया जाता है, बिकॉज जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देता है। ये सब थ्योरी में हम लोग पढ़े थे, एक बार थ्योरेटिकली पूरा देख लीजिएगा, डेरिवेशन में देख लीजिएगा। मेन पॉइंट बता दें, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज हो रहा है, सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर रहे हैं, है ना, हार्सू मैग्नेट यूज करते हैं, ऐसे ऐसे याद होगा आपको, है ना, ये ठीक है ना। और यहाँ पे स्प्रिंग यूज कर रहे हैं, तो जो हमारे पास अप्लाइड टार्क होता है वो रीस्टोरिंग टार्क के बराबर हो जाएगा इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन पे। तो अप्लाइड टार्क एन आई ए बी, देखिए क्या है एन आई ए बी साइन थीटा, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज किए थे साइन 90 डिग्री हो जाता है, एक हो जाता है। तो एन आई ए बी इक्वल टू के फाई, के को कहते हैं स्टिफनेस कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, और फाई है एंगल ऑफ ट्विस्ट, कितना ट्विस्ट हुआ, कितना हिला, जो नीडल है ऐसे उसका कितना डिफ्लेक्शन है, ठीक है। एन आई ए बी इक्वल टू के फाई, यहाँ से देखिए एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, जितना ट्विस्ट होगा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एन आई ए बी इक्वल टू के फाई, रिस्टोरिंग टार्क इक्वल टू अप्लाइड टार्क करेंगे, एन आई ए बी इक्वल टू के फाई। अब देखिए दो वर्ड डिफाइन किया गया, बहुत काम का वर्ड है, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी जो होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट अपॉन करंट, एंगल ऑफ ट्विस्ट को करंट से डिवाइड कर दीजिए, तो ये जो बनेगा इसका नाम है करंट सेंसिटिविटी। देखिए 5/i करेंगे तो क्या बचेगा, एन आई ए बी बटे की, इधर आ जाएगा एन आई ए बी बटे की, तो करंट सेंसिटिविटी 5/i इक्वल टू एन आई ए बी बटा के। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी है, यानी कि वही हो गया एंगल ऑफ ट्विस्ट अपॉन वोल्टेज, एंगल ऑफ ट्विस्ट अपॉन वोल्टेज, और ओम्स लॉ से लिख सकते हैं वोल्टेज v इक्वल टू आई आर जो लिखेंगे देखिए, तो 5/i की जगह इतना लिख सकते हैं 1/r, यानी एन आई ए बी बटे आर की, एन आई ए बी बटे आर की, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये आ गया वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये हो गया करंट सेंसिटिविटी। अब देख रहे हैं ना, अगर हमको करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दीजिए, एरिया बढ़ा दीजिए, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है घटा दीजिए। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो हम लोग एरिया नहीं बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग कम्पैक्ट डिवाइस यूज कर रहे हैं। आजकल मिनिएचराइजेशन का जमाना है, सब छोटी डिवाइस हो जा रही है, इसलिए नंबर ऑफ टर्न बढ़ा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे या की घटा देंगे, तो हमारे पास करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने कोशिश किया सब फार्मूला आपका रिवाइज हो जाए, कोई छूटा हुआ तो उसको अलग से लिख लीजिएगा, ठीक ना। आप इसको 2 से 3 बार लिख के प्रैक्टिस करिए, है नहीं है, और हो सके तो हर एक पे 3-4 न्यूमेरिकल लगाइए और सबका डेरिवेशन जरूर देख लीजिए, बहुत काम की चीज है ये सब, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक ना। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।